देखो, यहाँ से गुप्त काल, जो गुप्त काल था आपका वो है 300 AD से लेकर 600 AD क्लियर। लेकिन इसके पहले हमें देखना होगा कि पहले कौन आए, मौर्य। कौन आए, मौर्य। मौर्योत्तर काल हमें लेना पड़ेगा। मौर्योत्तर काल की पृष्ठभूमि को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना पड़ेगा। मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद आने वाले काल को कहा गया मौर्योत्तर काल। इसके बाद आया आपका गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद आया गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के बाद आया पूर्व मध्यकाल। इस क्रिया को समझना होगा कि मौर्योत्तर काल में एक प्रथा प्रारंभ हुई थी जिसका नाम था सामंतवाद। मौर्योत्तर काल में एक प्रथा प्रारंभ हुई, वो सामंतवाद थी। सर्वप्रथम जो सामंतवाद प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, इसे सातवाहन शासकों। सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान पद्धति चलाई। भूमि अनुदान पद्धति चलाई। क्या चलाई, भूमि अनुदान पद्धति चलाई। इस पद्धति में क्या हुआ, ये भूमि दान सबसे पहले ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया। लेकिन ये क्या था, एक धार्मिक अनुदान था। धार्मिक अनुदान के साथ इसमें कर संग्रह, जो कर संग्रह था, राजस्व संग्रह था, वो भी किसके हाथ में होता था, इन ब्राह्मणों के हाथ में या बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होता था। और ऐसा करने वाले कौन थे, पहले शतवाहन थे। सातवाहनों ने इस प्रथा को प्रारंभ किया, और ये प्रथा भूमि अनुदान से संबंधित है, जिसे सामंतवाद कहा गया। और सबसे पहले धार्मिक अनुदान किसे दिया गया, ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, और ये क्या थे, एक प्रकार के धार्मिक अनुदान थे, और एक कर संग्रह भी कर सकते थे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु। लेकिन आगे क्या होगा, इसी मौर्योत्तर काल में एक और दृष्टिकोण है कि बाहर से भारत में अटैक हो, समझ रहे। तो इसमें आपने देखा कि कुछ यहां से विदेशी आक्रमण भारत में हो रहे हैं, और विदेशी आक्रमणकर्ताओं में आपने देखा होगा शक और कुषाण। शक और कुषाण, ये दो, मतलब सबसे पहले हिंदी यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव और कुषाण। लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है विदेशी आक्रमण हुए। इस समय क्या हुए, विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रमणों में शकों ने और पहलवों ने भारत पे क्या किया, अटैक किया। अटैक ही नहीं किया, इन्होंने भारत की भूमि को कब्जे में भी ले लिया। भारत की भूमि पर कब्जा जमा लिया। अब जब तुम भारत की भूमि पर कब्जा जमाओगे तो भारत के शासकों को तुम पराजित करोगे। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि शकों और कुषाणों ने भारतीय शासकों को पराजित तो किया, भारतीय शासकों को पराजित किया, लेकिन उनका विनाश नहीं किया। पराजित करना और विनाश करना दो अलग अलग बात है। इन शकों ने और कुषाणों ने भारतीय
राजाओं को पराजित किया और पराजित करके उनका विनाश नहीं किया, मतलब इन पराजित राजाओं को अपने अधीनस्थ बना लिया, अपने अधीनस्थ बना लिया, अधीनस्थ बना लिया। अधीनस्थ का मतलब आप हमारे अंडर में काम करोगे। इन शकों ने और पहलवों ने भारतीय राजाओं को क्या किया? अधीनस्थ बनाया। क्या बना दिया? अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब हमारे अंडर में आप काम करिए और हमें क्या दीजिए? कर दीजिए। क्या दीजिए? कर दीजिए। टैक्स कलेक्ट करके हमें दीजिए। अब टैक्स कलेक्ट करके दीजिए। अब देखिए आप जरा, शक और कुषाणों ने जब इन अधीनस्थ राजाओं की भूमि जीत ली तो इन्हें उपहार में क्या कर दी? फिर से भेंट कर दी, उपहार दे दिया, अनुदान दे दिया। वही भूमि अनुदान आ गया कि भाई हम तो आपको जीत लिए, लेकिन आपको क्या दे रहे? अनुदान दे रहे हैं। लीजिए, आप एक काम करिए, आप मेरी तरफ से यहां पर शासन कीजिए। क्या करिए? आप मेरी तरफ से शासन कीजिए। तो मतलब मेरी तरफ से शासन तो करो, लेकिन हमें कर दो। और जब आप हमें कर दोगे तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि आप हमें हमेशा कर देते रहोगे? तो इस वफादारी को सुनिश्चित करने के लिए, इस वफादारी को सुनिश्चित करने के लिए वैवाहिक संबंध जोड़े गए। अपनी अपनी लड़कियों का विवाह किससे कर दो? हमसे कर दो। तो इस सामंती वातावरण में उस समय यकीन किया जा सकता था। मतलब कहते नहीं कि भाई हम कैसे ट्रस्ट करें कि आप हमारा धन लौटा दोगे, तो उसके एवज में आप हमारे पास कुछ रख दीजिए। तो ऐसी स्थिति में वफादारी सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ वैवाहिक संबंधी मैन थे। कौन थे? वफादारी सुनिश्चित करने के लिए कौन थे? वैवाहिक संबंधी मैन थे। तो इन वैवाहिक संबंधों का सफल प्रयोग करके इन शकों ने और कुषाणों ने भूमि अनुदान पद्धति का विस्तार किया। प्रारंभ किसने किया? सतवाहनों ने। लेकिन विस्तार किसने किया? शकों ने और कुषाणों ने। दोनों में बहुत अंतर है, प्रारंभ और विस्तार। नहीं, आप विस्तार का श्रेय भी सातवाहनों को दे दो। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक एक पॉइंट पर नजर रखनी होती है कि विस्तार हमें कहां जोड़ना है, प्रारंभ हमें कहां जोड़ना है, अंत हमें कहां जोड़ना है, विघटन हमें कहां जोड़ना है, संगठन हमें कहां जोड़ना है। तो क्या हुआ? तो ये शक और कुषाणों ने इसका क्या किया? विस्तार किया। क्लियर? ठीक है, ठीक है, सबने लिख लिया? अब भूमि अनुदान को हम किससे जोड़कर देख रहे हैं बेटा? भूमि दान को हम किससे जोड़कर देख रहे हैं? सामंतवाद से जोड़कर देख रहे हैं। किससे जोड़कर देख रहे हैं बेटा? सामंतवाद से जोड़कर देख रहे हैं। सामंतवाद से जोड़कर देखते हैं। भूमि अनुदान जो पद्धति है वो किससे जोड़कर देखी जा रही है बेटा? सामंतवाद। देखो, सामंतवाद से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं मेंस में। याद रखना इस बात को। मेंस के टॉपिक से सामंतवाद के 2-3 क्वेश्चन गिरते हैं, और बगैर सामंतवाद के तो आप मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल को पढ़ ही नहीं सकते हो। फिर आगे इल्तुतमिश की एकता प्रथा को नहीं समझ सकते यदि आप सामंतवाद को नहीं समझ पा रहे थे। इस समय ट्रेंड चल रहा था राजाओं में कि तुम्हारे कितने सामंत हैं, जिसके जितने सामंत वो उतना बड़ा राज्य। समझ? एक ट्रेंड था,
एक प्रथा चल पड़ी थी कि जैसे हम है, हमारे पास 500 सामंत हैं और सामने वाले के पास 400 है तो हम बड़े हैं। सामंत का मतलब तुम कितने राजाओं को पराजित कर सकते हो, छोटे छोटे राजाओं को पराजित करके उनकी बिटियाओं से ब्याह करो, वफादारी सुनिश्चित करो और अपने अधीन कर लो उन्हें। समझ रहे? मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति है कोई, ये सामंत, ये क्या है, राजा है, ये क्या है, शासक है। अब इसका उद्देश्य क्या है इन दिस टाइम? इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य है सामंत, अधिक से अधिक सामंत बनाना, अधिक से अधिक सामंत बनाना। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामंत बनाना। मान के चलो इसने दो सामंत बनाए, इसके दो सामंत हैं, इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? ये शासक काम कर रहा है। तो शासक क्या काम करेगा? अब ये सामंत क्या है? सामंत है। फिर ये भी सोचेंगे यार कि थोड़े बहुत हम भी प्रभावकारी बने, हमें भी लोग माने कि देखो तुम भी सामंत हो, लेकिन सामंत में क्या हो? प्रभावकारी सामंत हो। जैसे मैं शासक हूं, आप पढ़ने वाले सामंत हो, लेकिन तुम में भी किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना हम इनमें भी प्रभावकारी बन जाए। तो मान के चलो इन दोनों में, मान के चलो इसके भी कई सामंत हैं, इसके भी कई सामंत हैं, फिर इनके भी कई सामंत हैं, इसके 4 सामंत हैं, फिर इसके भी कई सामंत हैं, इसके भी कई सामंत हैं। ऐसे सामंतवादी प्रथा बढ़ती गई तो जे कहलाए सामंत कहलाए, तो इसका जो सबसे बड़ा सामंत है वो कहलाएगा महासामंत। क्या कहलाएगा? महासामंत। अब सामंत की उपाधि शक्ति का द्योतक नहीं है कि मतलब हम महासामंत है तो हम में बहुत ज्यादा ताकत है। समझ रहे? जो छोटा सामंत है तो इसमें कम ताकत है। ये महासामंत तो सामंत ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारी हैसियत आपसे ऊपर है, प्रतिष्ठा हमारी तुमसे बड़ी है। समझ रहे? तो ऐसे करके भूमि अनुदान पद्धति से भाई हमने मान के चलो हमारे अंडर में इतना बड़ा खेत था, कोई खेत था हमारे अंडर में, कोई बहुत बड़ी भूमि थी, हमने 2 भागों में बांट दिया, आधी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। अब इन दोनों में भी कॉम्पिटिशन हो गया कि भाई राजा के करीबी हम रहे, जे सोच रहा है हम रहे, तो एक प्रकार का कॉम्पिटिशन हो गया। फिर इसने भी इस भूमि को कई भागों में बांट दिया, इसने भी इस भूमि को कई भागों में बांट दिया, और बढ़ते 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 कई अनेकों भागों में बढ़ गई, खंडों खंडों में बढ़ गई भारतीय भूमि। अब जहां जो तुम लोग आप देख रहे थे कि मौर्य काल में एकीकृत साम्राज्य था। क्या था बेटा? एकीकृत साम्राज्य था। वहीं मौर्योत्तर काल और मौर्य काल में विखंडनकारी साम्राज्य आ गया, अब विकेंद्रीकृत हो गया। अब पहले एक राज्य था, अब राज्यों का समूह हो गया। कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है सामंतवाद। सामंतवाद के पीछे का कारण क्या है? भूमि अनुदान। और भूमि अनुदान का कारण कौन? ब्रह्मांड और बौद्ध भिक्षु। और भारत की बर्बादी का कारण कौन? सामंतवाद। आधुनिक प्राचीन काल में ना सामंतवाद आता, मतलब थोड़ा बहुत देखो, बर्बादी का कारण कई चीजें होती हैं। समझ रहे? यदि सतवाहनों के लिए यदि सामंतवाद के दोषी, यदि सामंतवाद जितना आ रहा है तो इन लोगों को कर संग्रह करते रहना चाहिए था और आगे इनके अधिकार नहीं देना चाहिए था इन लोगों के लिए। क्या हुआ? भूमि अनुदान पद्धति का सामंतवाद से जोड़कर देखते हैं। तो सामंतवाद का जो भूमि उदय हुआ, जो इसका उदय हुआ, उदय सातवाहनों ने,
विस्तार शक और कुषाणों के अधीन हुआ। और ये विकसित कब भई, पूर्ण विकसित कब भई? देखो बेटा, एक इंसान है तो पहले वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका विस्तार होता है, और विस्तार के बाद वह पूर्ण विकसित हो जाता है, मतलब अब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है। तो पूर्ण विकसित कब हुई? गुप्त काल में। और गुप्त काल में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे पता करें कि गुप्त काल में पूर्ण रूप से विकसित हो गई। तो इसमें हमें ये अंदाजा लगाना है कि आप देखिए कि समुद्रगुप्त क्या है बेटा? समुद्रगुप्त क्या काम करता था? पराजित राज्य एक कार्योपायन, मतलब क्या करता था? ग्रहण और मोक्ष की नीति के तहत इसने क्या काम किया? ग्रहण और मोक्ष की नीति चलाई। मतलब ये क्या काम करता था? शासकों को पराजित करता था और उसे अपने अधीन बना लेता था, और इस वफादारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या काम करता था? उनकी कन्याओं से क्या करता था? विवाह करता था। तो पूर्ण विकसित कब हो गए बेटा? ये गुप्त काल में। कब हो गए बेटा? गुप्त काल में। क्लियर? तो गुप्त काल में पूर्ण विकसित हो गई। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था भी अपने पूरी तरीके से स्थापित हो गई। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था भी क्या हो गई? यहां तक कि ये देख सकते हैं जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ेगा उसमें राजाओं की हैसियत क्या होगी? कम होगी। राजाओं की हैसियत क्या होगी? कम होगी। राजनीतिक प्रतिष्ठा क्या होगी? गिरेगी। राजा कम पावरफुल होगा। यदि हम आपसे कहें कि मौर्य काल का शासक जो है वो शक्तिशाली है और गुप्त काल का शासक शक्तिशाली है, यदि कभी कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि गुप्त काल का या मौर्य काल का शासक शक्तिशाली है या फिर गुप्त काल का, तो बेटा यहां पर जो शासक है वो क्या है बेटा? यहां का जो शासक है बेटा वो शासक क्या है? यहां पर केंद्रीकृत सत्ता है। क्या है बेटा? केंद्रीकृत सत्ता है, केंद्रीकृत शासन है। मतलब पूरी शासन की बागडोर किसके हाथों में है? शासक के हाथों में। पूरी ताकत किसके हाथों में है बेटा? शासक के हाथों में। लेकिन यहां पर जो सत्ता क्या होगी? विकेंद्रीकृत। क्या होगी बेटा? विकेंद्रीकृत। यहां पर सत्ता क्या होगी बेटा? विकेंद्रीकृत। सत्ता क्या होगी बेटा? विकेंद्रीकृत हो गई। अब यहां का शासक क्या है बेटा? गुप्त काल का शासक मौर्य काल की अपेक्षा क्या है? कमजोर है। क्या है? कमजोर है। कमजोरी का कारण क्या है? सामंतवाद। कमजोरी का कारण क्या है? सामंतवाद। क्यों? कारण क्या है कि जो अपने ये सामंत रखते थे, इन सामंत के पास अपनी अपनी सेना होती थी, इनके पास कोई सेना नहीं होती थी। जब इन्हें किसी से युद्ध करना पड़ता था तो ये अपने सामंतों को बुलाते थे, और मान लो सामंत मना करते तो फिर क्या होगा? जब सामंत ही इनका साथ नहीं देंगे तो फिर इनका क्या होने वाला है? फिर तो युद्ध हारना क्या है? अब सामंतवाद में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जितने भी इसके अधिकार थे इसने अपने अधिकारों को बांट दिया। क्या कर दिया? बांट दिया। मान के चलो इसके कई सामंत हैं, 3 सामंत हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ये जितनी जगह शासन कर रहा है वहां के प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? ए करेगा। वहां का कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करेगा? ए करेगा। वहां का कर यानी राजस्व कौन उगाएगा? ए उगाएगा। और जो कुछ बचा होगा वो किसे भेज देगा? इसे भेज देगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो गए? डब्बा टाइप के हो गए। क्या हो गए? डब्बा टाइप के हो गए। इनके हाथों में कुछ नहीं बचा। ये किसका साइड देख रहे हैं? एक इनसाइड देख रहे हैं, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कि तुम आओगे और हमें क्या करोगे? हमें आप क्या काम करोगे? हमें सेना दोगे, तब जाके हम किसी से युद्ध कर पाएंगे। मान के चलो इन्हीं में से किसी सामंत ने विद्रोह कर दिया तो फिर जी कॉल किसको करेगा? इन दोनों को करेगा। और इन दोनों में से कोई आया तो फिर ये टुकड़ा इसके हाथ से निकल गया, फिर इसे टैक्स भी नहीं देना कभी। तो इस काल में राजा बेहद कमजोर प्रतीत होने लगा। इसी कारण
अब सामंत भी इस काल में आते आते, गुप्त काल में आते आते सामंत जो है वो उपाधियां धारण करने लगे। अभी तक तो नहीं करते थे सामंत उपाधियां धारण। सामंत क्या करने लगी? उपाधियां। सामंत खुद राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि धारण करने लग गए। देख लो, जो गुप्त काल का संस्थापक है श्रीगुप्त, कौन है बेटा? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त काय की उपाधि धारण करी थी? महाराज की, राजाओं का राजा, राजा से बड़ा महाराज। तो ऐसी स्थिति में तो ये लोग डरने लगे कि जब सरदार इतनी भरकम उपाधियां धारण करने लगे कि हमसे महाराज को, तो अब हमसे कौन क्या कहेगा। तो इनने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उपाधियों में बढ़ोतरी कर दी। क्या कर दी? उपाधियों में क्या कर दी? उपाधियों में वृद्धि कर दी। जैसे फिर इन उपाधि धारण का करी श्रीगुप्त के बाद जो शासक आया, महाराजाधिराज। अब जितने भी महाराजा हैं हम उनके भी राजा हैं। शक्ति नहीं है उपाधि धारण करने से। तुम ये नहीं समझना कि भारी भरकम उपाधि धारण कर रहे तो इनके पास शक्तियां हैं, नहीं। ये बताना चाह रहे कि देखो हम तुमसे अलग हैं और तुमसे ऊपर हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहां पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, राजाओं का राजा, महाराजाधिराज। क्या सुनो, तो ये नहीं समझना आप कि जो शक्तियां हैं इनकी, जो मतलब उपाधियां हैं, वो शक्तियों के द्योतक हैं, नहीं, प्रतिष्ठा के द्योतक हैं। काय की? प्रतिष्ठा के। कि देखो हम प्रतिष्ठा में, मान मर्यादा में आप लोगों से क्या है? ऊपर है। जो इनके व्यक्तित्व को इनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग दिखाने की। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे आप लोग 4 वर्णों के बच्चे लेके आना, 4 वर्ण के बच्चे गांव देहात में देख लेना, जितनी भी उच्च वर्ण के बच्चे होते हैं, वैसे हम कुछ ऐसा नहीं मानते हैं लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रहे हैं, उच्च वर्ण के बच्चे होते हैं उनके नाम बड़े हटके होते हैं, और जो जितना छोटा होता जाएगा वर्ण उनके नाम उतने ही खराब होते हैं, उतने ही हटके होते हैं। अब ये नाम क्यों रखे जा रहे हैं? ताकि हम तुमसे हटके हैं, अपनी रेपोरेट हटके बताने के। या सुन, जितना जैसे रामदास, गुलाबदास, श्यामदास, जितने जे सुंदरबाई, जितने भी जे नाम होंगे शूद्रों के होंगे। किसके होंगे? शूद्रों के। कुछ फीस नहीं। लेकिन जो उच्च जाति के हैं वो ऐसे नाम नहीं रखेंगे। वो विक्रम सिंह, प्रताप सिंह, अब तो नए नए नाम चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से नाम चल रहे हैं। अब तो बड़े नामों को शॉर्टों में निपटाना चाह रहे हैं। तो ये नाम जो होते हैं ना, वो भी रेपोरेट के हिसाब से रखे जाते हैं। तो जो अपने जो नाम रख रहे हैं ना, उपाधि रख रहे हैं जी, ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम तुमसे बड़े हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा में आज भी तुमसे बड़े हैं। हमें लगता है कि गुप्त काल में किसी चीज का कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन उपाधियों का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। उपाधियों का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। अब बात ये आई कि भाई सामंत भी फिर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने लगे होंगे, ऐसा हमें साक्ष्य तो नहीं मिला। इसी कारण गुप्त काल में श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? विक्रमादित्य आता है प्रथम, फिर आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त अपनी तुलना देवताओं से कर देता है, कुबेर से, यानी धंधा प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें धंधा इसके लिए प्रयोग किया गया है। मतलब धंधा मतलब कुबेर। कामदेव से इसकी शायद तुलना की गई कि सुंदर है। इसका मतलब है बेटा कि अब गुप्त शासक अपने आप को क्या करने लगे? देवताओं के रूप में प्रस्तुत करने लगे कि देखो तुम आदमी या हम क्या देवता है। समझ रहे? और जो देवता होता है वो दुनिया की भलाई करता है, और दुनिया की भलाई करने के कारण ऐसा किया होगा कि देखो सामंती वातावरण था। क्या था बेटा? सामंती वातावरण। सामंती वातावरण में हम अपने आप के लिए देवता सिद्ध कर ले तो हम चारों साइड जितने भी आदमी होंगे वो हमारे आसपास घूमने लगेंगे, क्योंकि हम देवता हैं। समझ रहे? और ऐसे में हम यंग हो गए तो फिर जितने भी आदमी होंगे कि इस देवता से हम अपनी बिटिया का ब्याह फिक्स कर देंगे, तो हम भी देवता की कैटेगरी में थोड़ा
मजे ले लें, तनक हम भी फायदा उठा लें देवताओं से जुड़ के। हर व्यक्ति चाहता है कि जब सेंटर में देवता हो, अब देवता खुद के सोच रहा हो कि देवता मतलब देवता भी फायदा उठाना चाहता है इस बात का, और लोग भी देवता का फायदा उठाना चाहते हैं। तो समुद्रगुप्त से कई राजघराने अपनी शादियां, या चंद्रगुप्त का बेटा जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखिए वो भी अपने मतलब देवीकरण तो उन्होंने कर ही दिया था अपने पद का, तो तमाम तरीके के राजा राजघराने, जितने भी राजघराने थे, वो किससे संबंध जोड़ना चाहते थे? गुप्तों से। किससे जोड़ना चाहते थे? गुप्तों से अपने वैवाहिक संबंध जोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, वो देवता है, और देवता के घर में हमारा संबंध हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। आम आदमी में उनकी प्रतिष्ठा गाय की है देवता की। जी तो हो गया आपका। अब देखिए इसी समय क्या है, धार्मिक क्षेत्र में भी देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र में भी आर्य और अनार्यों में क्या हो रहा है? सामंजस्य आ रहा है। अनार्य देवता कौन है? शिव जी, जो सैंदव घाटी सभ्यता से पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, चली आ रही डायरेक्ट शिव जी की। अनार्य देवता कौन है? श्री कृष्ण जी, अनार्यों के ईश्वर है। लेकिन आर्यों ने क्या काम किया, अपने एक ऋग्वेदिक देवता विष्णु को कहां रखा? बीच में रखा। आप देख लेना उनकी मूर्ति बनी होगी, बीच में रखा, उसके चारों ओर अनार्य देवताओं को खड़ा कर दिया और कह दिया कि विष्णु जो है वो ऋग्वेदिक देवता है आर्यों के, और फेविकॉल से इन सब देवताओं को जोड़ दिया कि ये अवतार है, मतलब जे भी इनके सामंत है। विष्णु शासक है और इनके सामंत क्या होगा? जे तय के छोटे छोटे छुटका देवता होगा। माइंड देखिए, सामंती वातावरण जो तुम लोग समझते हो कि रियलिटी क्या है, हो गए ना? कनेक्ट कर दिए ना? अब धर्मों में भी सामंजस्य आ रहा है, सभी संप्रदायों को मिलाकर एक संप्रदाय बनेगा, वो बाद में हिंदू धर्म कहलाएगा। सब जुड़ रहे सामंतवादी अवधारणा के तहत। और देखिए इसके बाद आर्थिक चीज में सामंतवाद, देखिए आर्थिक चीज में क्या हो रहा है, भूमि अनुदान जितना दे रहे, राजा जितनी भूमि बांटेगा उतनी उसकी कमाई होगी। तो मान के चलिए कि जैसे ये भारत है, ये क्या है हमारा? भारत है, ये भारत है। तो उस समय जंगली क्षेत्र था, उस समय क्या था बेटा? जंगली क्षेत्र था। तो राजा ने मान के चलो यहां तक की भूमि बट गई, यहां तक की भूमि बट गई, तो राजा को और पैसा कमाना है, तो राजा ने कुछ भूमि यहां दे दी, कुछ भूमि यहां दे दी, कुछ यहां दे दी, कुछ यहां दे दी। तो अब भूमि कहां बट रही है? जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातियां कहां रहती? जंगलों में रहती। अब भूमि कहां जा रही है? राजा ने जनजातीय क्षेत्रों को भी क्या बांट दी? भूमि बांट दी। अब जनजातीय क्षेत्रों में भूमि कैसे बांट दी? मान के चलो जनजाति का जो मुखिया है उससे कह दिया कि तुम इस भूमि के क्या हो? मालिक हो, यानी कि प्रशासनिक अधिकार सब कुछ तुम करो। तो जनजातीय क्षेत्रों में जब भूमि का विस्तार हुआ तो स्वाभाविक सी बात है आय तो बढ़ेगी ना, क्योंकि कृषि की उपज